Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर 9 ट्रेड। अच्छा, कभी सोचा है आपने कि जो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, या जो जीन्स आपने पहनी है, या जो चॉकलेट आप खाते हैं, वो सब आप तक पहुंचा कैसे? ये सब एक जादू से पॉसिबल होता है, और उस जादू का नाम है ट्रेड, यानी व्यापार। ये चैप्टर हमें उसी अनोखी इकोनॉमिक जर्नी पर ले जाएगा जो आपके घर के पास की दुकान से शुरू होकर पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ती है। तो चलिए देखते हैं इस एक्साइटिंग जर्नी में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक सवाल से, ट्रेड आखिर है क्या चीज़। फिर हम इसके अलग अलग टाइप्स को समझेंगे, आखिर एक लोकल शॉप और एक नेशनल मार्केट में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम इंटरनेशनल ट्रेड की दुनिया में एंटर करेंगे और समझेंगे कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का खेल क्या होता है। फिर हम मिलेंगे उन बिग बॉसेस से, यानी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, जो इस पूरे खेल के रूल्स बनाते हैं। और आखिर में हम मार्केटिंग की सुपर पावर को डिकोड करेंगे, जिससे एक सिंपल प्रोडक्ट भी ब्रांड बन जाता है। ये चैप्टर ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपको एक स्मार्ट और अवेयर सिटीजन बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। तो हमारा सेक्शन 1 है What is trade? From daily needs to a global system. चलिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम जड़ से, बिल्कुल रूट से समझते हैं। हम समझेंगे कि ट्रेड यानी व्यापार सिर्फ एक वर्ड नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो हमारी रोज की ज़रूरतों से पैदा होता है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है। चलिए मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, सोच के बताइए, क्या आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़, चावल, गेहूं, सब्जियां, कपड़े, मोबाइल फोन, गाड़ी, सब कुछ अकेले अपने घर या अपने शहर में बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और क्यों नहीं? क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज सब अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान की गर्मी में एप्पल नहीं उग सकते और कश्मीर की ठंड में बाजरा नहीं उग सकता। यही वजह है कि हम सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी निर्भर रहते हैं। और इसी डिपेंडेंसी से जन्म होता है ट्रेड का। और यही है ट्रेड का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसे ध्यान से समझिए, पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। ये 2 शब्दों पर टिका है, डिमांड और सप्लाई। नंबर 1 डिमांड यानी मांग। जब किसी जगह पर किसी चीज़ की कमी होती है, यानी स्केर्सिटी या पॉसिटी होती है, तो वहाँ के लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी ज़रूरत को हम डिमांड कहते हैं। और नंबर 2 सप्लाई यानी पूर्ति। जब किसी दूसरी जगह पर वही चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है, यानी उसकी अबंडेंस होती है, तो वो रीजन उस चीज़ को दूसरी जगह भेज सकता है। इसे हम सप्लाई कहते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल्स की अबंडेंस है, तो वहाँ से सप्लाई होती है, और हमारे शहरों में उसकी डिमांड है। तो बस इस डिमांड और सप्लाई का मिलना ही तो ट्रेड है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज ट्रेड, तो आपकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी, इसको नोट कर लीजिए। ट्रेड इज अ वॉलंटरी एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें 3 कीवर्ड्स हैं, इनको मत भूलना। पहला वॉलंटरी, यानी अपनी मर्जी से, बिना किसी प्रेशर के, जबरदस्ती के नहीं। दूसरा बाइंग एंड सेलिंग, एक खरीदने वाला होना चाहिए यानी बायर, जिसे हम कंज्यूमर भी कहते हैं, और एक बेचने वाला यानी सेलर या प्रोड्यूसर। और तीसरा गुड्स एंड सर्विसेज, जिनके बारे में हम अगले स्लाइड में डिटेल से समझेंगे। पुराने जमाने में जब पैसा नहीं था, सोचिए तब ट्रेड कैसे होता होगा। तब चलता था बार्टर सिस्टम, यानी गुड्स फॉर गुड्स, सामान के बदले सामान। जैसे एक किसान 1 किलो गेहूं देकर कुम्हार से 1 मटका ले लेता था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सोचो, अगर किसान को मटका चाहिए पर कुम्हार को गेहूं नहीं, चावल चाहिए, ट्रेड होगा ही नहीं। इस प्रॉब्लम को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और एक प्रॉब्लम थी, 1 किलो गेहूं के बदले कितने मटके, या 1 मटके के बदले कितने सेब, ये वैल्यू डिसाइड करना बहुत मुश्किल था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंसी यानी पैसा का इन्वेंशन हुआ। करेंसी ने हर चीज़ को एक कॉमन वैल्यू दे दी, जिससे ट्रेड बहुत आसान हो गया। अब ट्रेड में 2 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। एग्जाम के लिए ये 2 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, सो लिसन केयरफुली। लेफ्ट में है विजिबल ट्रेड। विजिबल यानी जो दिखता है। इसे ट्रेड इन गुड्स भी कहते हैं। जब आप सब्जी, कपड़े या मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो आप पैसा देते हैं और बदले में आपको एक फिजिकल चीज़ मिलती है जिसे आप देख और छू सकते हैं। ये है विजिबल ट्रेड। राइट में है इनविजिबल ट्रेड, यानी ट्रेड इन सर्विसेज। इनविजिबल यानी जो दिखता नहीं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उनकी सर्विस, उनका एडवाइस, उनका ट्रीटमेंट लेते हैं, टीचर से पढ़ते हैं या मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं। इन सब में आप सर्विस यूज़ करते हैं, पर आपको हाथ में कोई फिजिकल चीज़ नहीं मिलती। इसे कहते हैं इनविजिबल ट्रेड। सेक्शन 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड, फ्रॉम अ लोकल शॉप टू द नेशनल मार्केट। चलिए
अब जब हम ट्रेड का बेसिक्स समझ गए हैं तो इसके अलग अलग रूप देखते हैं। हम माइक्रोस्कोप से देखना शुरू करेंगे, यानी आपके पास की दुकान से, और फिर जूम आउट करके पूरे देश के लेवल तक ट्रेड को समझेंगे। ट्रेड को क्लासिफाई करने के लिए, यानी उसके टाइप्स बताने के लिए, हम उसे 2 अलग अलग नजरियों से देखते हैं। पहला नजरिया है क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यानी सामान कितनी मात्रा में खरीदा बेचा जा रहा है, एक सिंगल पीस या पूरा का पूरा ट्रक। और दूसरा नजरिया है एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन, यानी व्यापार का एरिया कितना बड़ा है, क्या ये एक शहर के अंदर हो रहा है या 2 देशों के बीच। चलिए एक एक करके इन दोनों को डिकोड करते हैं। ओके, सो क्वांटिटी के बेसिस पर 2 टाइप्स है, होलसेल और रिटेल। पहला है होलसेल ट्रेड, यानी थोक व्यापार। इसमें जो ट्रेडर्स होते हैं वो सीधा प्रोड्यूसर से, जैसे किसान या फैक्ट्री से, बहुत बड़ी क्वांटिटी में बल्क में सामान खरीदते हैं। फिर आता है रिटेल ट्रेड, यानी खुदरा व्यापार। इसमें रिटेलर, जैसे आपकी कॉलोनी का दुकानदार, उस होलसेल ट्रेडर से सामान खरीदकर हम कंज्यूमर्स को छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचता है। तो इसकी एक सिंपल सी चेन बनती है। प्रोड्यूसर से सामान जाता है होलसेलर के पास बहुत सारा, होलसेलर से सामान जाता है रिटेलर के पास थोड़ा थोड़ा, और आखिर में रिटेलर से सामान हम कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। अब देखते हैं रीजन या एरिया के बेसिस पर। पहला है डोमेस्टिक या इंटरनल ट्रेड। ये ट्रेड एक ही देश के बॉर्डर्स के अंदर अलग अलग स्टेट्स या रीजन्स के बीच होता है। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात से कॉटन पूरे देश में जाता है, या असम से चाय। दूसरा है इंटरनेशनल या एक्सटर्नल ट्रेड। जब ट्रेड देश की बॉर्डर्स को क्रॉस कर जाता है उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इसके भी 2 टाइप्स हैं। पहला बायलैटरल ट्रेड, बाय का मतलब होता है 2, जब ट्रेड सिर्फ 2 देशों के बीच हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और जापान के बीच ट्रेड, सिंपल। दूसरा मल्टीलैटरल ट्रेड, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, जब ट्रेड 2 से ज्यादा देशों के बीच हो, फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया एक साथ यूएसए, चाइना और यूरोप से ट्रेड करता है। सेक्शन 3, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड द बैलेंसिंग एक्ट। चलिए अब चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। ये बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा ध्यान से इसके मैकेनिक्स को समझना है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इंटरनेशनल ट्रेड के 2 बेसिक प्रोसेस हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। सबसे पहले इंपोर्ट, यानी आयात। जब एक देश दूसरे देश से वो सामान खरीदता है जिसकी उसके अपने यहाँ कमी है तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। फिर है एक्सपोर्ट, यानी निर्यात। जब एक देश अपने यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बनाए हुए सामान को दूसरे देशों को बेचता है तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो, इंडिया में क्रूड ऑयल की कमी है तो हम सऊदी अरेबिया से उसे खरीदते हैं, ये है इंपोर्ट। इससे पैसा देश से बाहर जाता है। दूसरी तरफ इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज में बहुत अच्छा है तो हम अपनी सर्विसेज यूएसए को बेचते हैं, ये है एक्सपोर्ट। इससे पैसा देश के अंदर आता है। समझ गए? अब आता है एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसे आप किसी भी देश की इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये बस ये बताता है कि एक साल में देश ने कितने रुपए का सामान बेचा, यानी एक्सपोर्ट वैल्यू, और कितने रुपए का सामान खरीदा, यानी इंपोर्ट वैल्यू। एक चीज़ पर ध्यान देना, हम यहाँ क्वांटिटी की नहीं, वैल्यू यानी कीमत की बात कर रहे हैं। इन दोनों वैल्यूज़ के डिफरेंस को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड 3 तरह का हो सकता है। पहला है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसे ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं। अनफेवरेबल मतलब बुरा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी कमाई 100 रुपये हो और आपका खर्चा 120 रुपये हो। जब देश खरीदता ज़्यादा है, इंपोर्ट वैल्यू इज़ हाई, और बेचता कम है, एक्सपोर्ट वैल्यू इज़ लो, तो देश को नुकसान होता है। इसीलिए ये इकोनॉमी के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती। दूसरा है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसे ट्रेड सरप्लस भी कहते हैं। फेवरेबल मतलब अच्छा। ये तब होता है जब आपकी कमाई 120 रुपये हो और खर्चा सिर्फ 100 रुपये। मतलब जब देश बेचता ज़्यादा है, एक्सपोर्ट वैल्यू इज़ हाई, और खरीदता कम है, इंपोर्ट वैल्यूज लो। इससे देश की तिजोरी में फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर्स आती हैं, जिससे इकोनॉमी स्ट्रांग बनती है। हर देश यही अचीव करना चाहता है। और तीसरा है बैलेंस्ड ट्रेड। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये तब होता है जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू लगभग यानी ऑलमोस्ट बराबर हो। मतलब देश का खर्चा और कमाई दोनों बैलेंस में है। सिंपल। अच्छा, अब इंटरनेशनल ट्रेड इतना सिंपल तो है नहीं। इतने सारे देश, उनके अलग अलग कानून, अलग करेंसी, अलग पॉलिसीज। इन सब कम्प्लेक्सिटीज को आसान और फेयर बनाने के लिए कुछ रेफरीज या रूल मेकर्स यानी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। सोच लीजिए ये इंटरनेशनल ट्रेड का ग्लोबल एम्पायर है।
इसका काम ये इंश्योर करना है कि सभी देश फेयर रूल्स के साथ ट्रेड करें, कोई किसी के साथ चीटिंग ना करे। ये देशों के बीच ट्रेड झगड़ों को भी सुलझाता है। इसका हेडक्वार्टर्स है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। अब चलते हैं यूरोप। यहाँ है यूरोपियन यूनियन, EU। ये एक यूनिक क्लब है यूरोप के देशों का, जिन्होंने आपस में मिलकर एक सिंगल मार्केट बनाया है। इसका मतलब है कि इन देशों के बीच सामान, लोग और पैसा बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं। इनकी एक कॉमन करेंसी भी है, यूरो। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स, बेल्जियम में। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसके बिना दुनिया रुक जाए। तेल यानी पेट्रोलियम। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये दुनिया के उन देशों का ग्रुप है जिनके पास तेल के बड़े बड़े भंडार हैं। ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितना तेल प्रोड्यूस करना है, जिससे ये क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल प्राइस को कंट्रोल करते हैं। इनके एक डिसीजन से पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसका HQ वियना, ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट है ASEAN यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये इंडिया के पड़ोसी साउथ ईस्ट एशिया के 10 देशों का ग्रुप है। इनका मेन गोल आपस में मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और अपने रीजन में शांति बनाए रखना है। इसका HQ जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अब आते हैं अपने पड़ोस में, सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इंडिया और उसके पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल का ग्रुप है। इसका मेन फोकस आपसी सहयोग यानी कोऑपरेशन और सोशल वेलफेयर जैसे गरीबी हटाना, एजुकेशन को बढ़ाना, इन सब चीजों पर है। इसका HQ हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। फिर है APEC यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये पैसिफिक ओशन के आसपास के देशों का ग्रुप है, जिसमें USA, चाइना, जापान जैसे बड़े प्लेयर्स शामिल हैं। इनका मेन फोकस फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को प्रमोट करना है। इसका HQ सिंगापुर में है। एंड फाइनली ब्रिक्स। इसके नाम में ही इसके मेंबर देशों के नाम छुपे हैं। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ये वो देश हैं जिन्हें दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज या उभरती हुई शक्तियां माना जाता है। ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है ताकि ये देश आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ा सकें और ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी आवाज को और मजबूत कर सकें। इसका HQ शंघाई, चाइना में है। स्टूडेंट्स, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चंस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो इनकी एक लिस्ट बनाकर अपनी स्टडी टेबल पर जरूर लगा लीजिए। हमने ये तो सीख लिया कि ट्रेड कैसे होता है, लेकिन सोचिए, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लेना ही क्या काफी है अगर लोगों को उसके बारे में पता ही ना चले? सही प्रोडक्ट सही इंसान तक सही कीमत पर कैसे पहुंचता है? इसका जवाब है मार्केटिंग। आपकी टेक्स्ट बुक में एक बहुत अच्छी स्टोरी दी गई है धोंडिबा की। धोंडिबा बहुत मेहनत से अच्छी क्वालिटी की सब्जियां उगाते थे, लेकिन उन्हें उसकी अच्छी कीमत नहीं मिलती थी। पर फिर उनका कॉलेज जाने वाला बेटा आया और उसने सब कुछ बदल दिया। कैसे? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। धोंडिबा के बेटे ने इस्तेमाल किया मार्केटिंग का जादू। मार्केटिंग सिर्फ टीवी पर ऐड दिखाना नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। उसने क्या किया? सबसे पहले उसने गंदी सब्जियों को साफ किया, उन्हें ग्रेड किया और अच्छे से पैक किया, यानी उसने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया। फिर उसने लोकल मंडी की जगह सही प्लेस यानी सुपरमार्केट्स चुना, जहां उसे बेहतर प्राइस मिला और अच्छी पैकेजिंग खुद एक तरह की प्रमोशन थी। देखा, उसने मार्केटिंग के इन्हीं सिंपल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके पूरा गेम बदल दिया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, मार्केटिंग आज की बिजनेस का दिल है। इससे बिजनेस सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ता है, प्रोडक्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और उसकी अच्छी कीमत मिलती है। और इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है इंटरनेट। सोचिए, 15-20 साल पहले कुछ खरीदना होता तो आपको मार्केट जाना पड़ता था। आज Amazon, फ्लिपकार्ट, मंत्रा सब आपके फोन में है। यह है ई-मार्केटिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज, एक बड़ा सा मार्केट बना दिया है। आज गांव का एक आर्टिस्ट अपना बनाया सामान अमेरिका में बैठे कस्टमर को डायरेक्ट बेच सकता है। दिस इज द पावर ऑफ मार्केटिंग इन द डिजिटल एज। चलिए जल्दी से एक सुपर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सीखा कि ट्रेड बाइंग और सेलिंग का एक्ट है जो डिमांड और सप्लाई पर चलता है। इसके टाइप्स हैं क्वांटिटी के बेसिस पर होलसेल और रिटेल, और रीजन के बेसिस पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ट्रेड में हमने इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के कॉन्सेप्ट समझे। हमने WTO, EU, OPEC जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जाना जो ट्रेड के रूल्स बनाते हैं। और आखिर में हमने समझा कि मार्केटिंग वो की है जो प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर से जोड़ती है। तो स्टूडेंट्स, याद रखिए, ट्रेड सिर्फ सामान खरीदना और बेचना नहीं है।
ये एक चेन है जो कश्मीर के किसान को कन्याकुमारी के कंज्यूमर से जोड़ती है। ये इंटरडिपेंडेंस, एक्सचेंज और ग्रोथ का इंजन है जो पूरे दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है। अब जब भी आप किसी प्रोडक्ट पर मेड इन वियतनाम का लेबल देखें या ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करें, तो एक सेकंड के लिए सोचना उस प्रोडक्ट की उस ग्लोबल जर्नी के बारे में। यू विल सी दिस चैप्टर कम अलाइव ऑल अराउंड यू। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.